हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर फर्स्ट राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। तो चैप्टर शुरू करेंगे हम। बैकग्राउंड में देखेंगे भारत की आज़ादी को कि भारत जब आज़ाद हुआ उस समय क्या परिस्थितियाँ थी, क्या हालात थे। तो लगभग 200 वर्षों की गुलामी के बाद भारत आज़ाद हुआ। और कब आज़ाद हुआ? 14-15 अगस्त की 1947 की मध्य रात्रि को भारत आज़ाद हुआ। लेकिन आज़ादी के साथ साथ ही हमें क्या देखना पड़ा? भारत का विभाजन देखना पड़ा। और इस आज़ादी के साथ भारत को विभाजन की त्रासदी को भी झेलना पड़ा। तो संविधान सभा के विशेष सत्र में प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भाग्यवधु से चिर प्रतीक्षित भेंट, इस नाम से उन्होंने भाषण दिया था। भाग्यवधु से चिर प्रतीक्षित भेंट, या अंग्रेजी में इसे हम पढ़ेंगे ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। तो भारत जिस रात्रि को स्वतंत्र हुआ उस रात को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये भाषण दिया था कि आज हम अपनी भाग्यवधु से मिलने जा रहे हैं। जिस क्षण का हम सदियों से इंतज़ार कर रहे थे, भारत की स्वतंत्रता के क्षण का, तो वो क्षण 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को आ चुका था। और आज़ादी की लड़ाई के समय दो बातों पर सबकी सहमति थी कि आज़ादी के बाद देश का शासन कैसे चलेगा, किस पद्धति से चलेगा? लोकतांत्रिक पद्धति से चलेगा। और सरकार समाज के सभी वर्गों के लिए कार्य करेगी, किसी एक वर्ग विशेष या उच्च वर्ग के लिए कार्य ना करके समाज के जितने भी वर्ग हैं, बड़ा है छोटा है, सबके लिए सरकार कार्य करेगी और लोकतांत्रिक पद्धति से देश का शासन चलाया जाएगा। अब हम देखेंगे आज़ाद भारत के सामने क्या मुख्य चुनौतियाँ थी। तो आज़ाद भारत के सामने मुख्य रूप से 3 प्रकार की चुनौतियाँ थी। एकता व अखंडता की चुनौती, दूसरी लोकतंत्र की स्थापना की चुनौती, तीसरी समानता पर आधारित विकास। अब हम इन चुनौतियों को पढ़ेंगे डिटेल में। तो अभी हमने डिस्कस किया कि जब भारत का जन्म हुआ तो भारत को अपने जन्म के समय ही क्या देखना पड़ा? विभाजन की त्रासदी को झेलना पड़ा। तो ऐसी परिस्थिति में, ऐसी पृष्ठभूमि में एकता और अखंडता को बनाए रखना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती थी। और भारत अपने आकार और विविधता में किसी महादेश के बराबर था, यानी कि भारत का भौगोलिक रूप से भी आकार बहुत बड़ा था और विविधताओं से परिपूर्ण ये देश था। और ये किसी महादेश के बराबर था, बहुत बड़े देश के बराबर था। यहाँ अलग अलग भाषाओं, संस्कृतियों, धर्मों के अनुयायी रहते थे। तो इन सब भाषाओं, संस्कृतियों, धर्मों के लोगों को एकजुट करना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती थी। क्योंकि हाल ही में हमने भारत के जन्म के साथ ही विभाजन की त्रासदी को देखा था, जो कि धर्म के आधार पर हुआ था। और इस विभाजन के बाद हमें इन सारी विभिन्नताओं को एकता के रूप में समाहित करना था कि किस प्रकार से हमारा देश एक रहे, अखंड बना रहे। तो ऐसी परिस्थिति में भारत के सामने सबसे बड़ी और मुख्य चुनौती क्या थी कि 2 टुकड़े तो हमारे देश के हो चुके हैं, और टुकड़े ना हो, इसके लिए भारत के सामने ये मुख्य चुनौती थी कि इतनी विविधताओं के बावजूद हम एकता और अखंडता को बनाए रखें। फिर थी दूसरी मुख्य चुनौती थी लोकतंत्र की स्थापना की चुनौती। तो ये तो हम आज़ादी से पहले से ही मानकर चल रहे थे कि जब हम आज़ाद हो जाएंगे तो किस प्रकार की सरकार बनाएंगे? लोकतांत्रिक सरकार बनाएंगे। तो भारत जैसे देश में जिसका जन्म कैसी परिस्थितियों में हुआ? विभाजन की परिस्थिति में हुआ। और जहाँ की जो ज़्यादातर जनसंख्या है वो क्या थी? निरक्षर थी। बहुत कम लोग पढ़े लिखे थे। और अंग्रेज़ों ने भारत का शोषण करके भारत को एकदम निर्धन देश बना दिया था। तो ऐसी परिस्थितियों में जब हमने विभाजन झेला, हमारी देश की ज़्यादातर जनसंख्या निरक्षर थी, निर्धन थी। भारत ऐसा देश था जो अब गरीबी की लड़ाई लड़ रहा था। हमें सोने की चिड़िया से कंगाल देश बना दिया गया था। तो ऐसी इन सब परिस्थितियों में लोकतंत्र की स्थापना करना अपने आप में चुनौतीपूर्ण था। चुनाव करवाना बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य था।
तो भारत ने कौन सी लोकतांत्रिक शासन प्रणाली अपनाई? हमने संसदीय शासन प्रणाली, कि हमारे देश की एक संसद होगी, लोकसभा और राज्यसभा, उसके 2 सदन होंगे, और ये संसद क्या होगी? प्रतिनिधित्व मूलक होगी, यानी कि हम अपने प्रतिनिधि चुन के संसद में भेजेंगे और हम इसके द्वारा लोकतंत्र की स्थापना करेंगे। भारतीय संविधान में प्रत्येक नागरिक को मौलिक अधिकार और वोट डालने का अधिकार दिया गया है। तो ये अधिकार तो हमने दे दिए, लोकतंत्र की स्थापना का लक्ष्य भी रख लिया, लेकिन जिन परिस्थितियों की अभी हमने चर्चा की कि हम धर्म के आधार पर भारत के विभाजन की त्रासदी से जूझ रहे थे, भारत की ज़्यादातर जनसंख्या निरक्षर थी और भारत गरीबी के कारण एकदम जर्जर हो चुका था, क्योंकि 200-250 सालों से भारत का शोषण होता आ रहा था। तो लोकतंत्र की स्थापना दूसरी मुख्य चुनौती थी। फिर है समानता पर आधारित विकास। हमने अभी ये भी डिस्कस किया कि आज़ादी के पहले इस बात पर भी सहमति थी कि जो सरकार बनेगी वो सबके विकास के लिए कार्य करेगी, ना कि किसी एक वर्ग विशेष के कल्याण के लिए कार्य करेगी। तो ऐसी स्थिति में ये भी हमारे लिए एक मुख्य चुनौती थी कि समानता पर आधारित विकास कैसे किया जाए। ऐसा समानता पर आधारित विकास कौन सा विकास होगा जिससे संपूर्ण समाज का कल्याण हो, ना कि किसी एक वर्ग का, अर्थात सभी के साथ समानता का व्यवहार किया जाए और सामाजिक रूप से वंचित वर्गों, यानी कि जो पिछड़ी हुई जातियां हैं, दलित हैं, महिलाएं हैं, वृद्ध हैं, बच्चे हैं, अनाथ हैं, ये सामाजिक रूप से पिछड़े हुए वर्ग हैं। इनके साथ जो धार्मिक सांस्कृतिक अल्पसंख्यक समुदाय हैं उन्हें भी विशेष सुरक्षा दी जाए। धार्मिक सांस्कृतिक अल्पसंख्यक समुदाय जिनकी संख्या कम है, जैसे मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, ये सब लोग क्या है भारत में धार्मिक रूप से अल्पसंख्यक हैं, और सांस्कृतिक रूप से अल्पसंख्यक जैसे कबीलों के लोग हो गए। तो इन समुदायों को विशेष रूप से सुरक्षा दी जानी जरूरी थी, तभी हम कहेंगे कि समानता पर आधारित विकास हुआ है। इन लोगों को मुख्य धारा में शामिल करना अपने आप में एक चुनौती थी। अब हम देखेंगे द्विराष्ट्र सिद्धांत क्या था, किसने दिया और क्या इसके परिणाम रहे। तो द्विराष्ट्र सिद्धांत किसने दिया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने दिया था, और इस सिद्धांत के अनुसार भारत किसी एक कौम का नहीं बल्कि हिंदू और मुसलमान नाम की 2 कौमों का देश था, और इसी कारण मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए अलग देश यानी पाकिस्तान की मांग की। तो ये सिद्धांत मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा दिया गया था, और उन्होंने क्या कहा कि भारत एक कौम का नहीं 2 कौमों का देश है, और दोनों कौमों के लिए अलग अलग देश होने चाहिए। हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान और मुस्लिमों के लिए पाकिस्तान होना चाहिए। और जब मुस्लिम लीग अपनी इसी मांग पर अड़ी रही तो आखिर में क्या हुआ? भारत का विभाजन हुआ। मुस्लिम लीग ने द्विराष्ट्र सिद्धांत को अपनाने के लिए तर्क दिया कि भारत किसी एक कौम का नहीं बल्कि हिंदू और मुसलमान 2 कौमों का देश है, और वे अड़े रहे कि वो आज़ादी का प्रस्ताव तभी स्वीकार करेंगे जब उनकी पाकिस्तान को बनाने की मांग को स्वीकार कर लिया जाएगा। और मुस्लिम लीग के इस हठधर्मी या अड़े हुए रवैये की वजह से कांग्रेस को भी उनकी मांग को मानना पड़ा, ताकि भारत की जो आज़ादी है उसमें और देरी ना हो। तो इस वजह से फिर भारत का विभाजन हुआ, और मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए अलग देश पाकिस्तान की मांग की, और ब्रिटिश सरकार और कांग्रेस ने जब उनकी ये मांग मान ली तो भारत का विभाजन हो गया। तो इस मांग के बाद भारत के विभाजन का आधार धार्मिक बहुसंख्या को बनाया गया। जिन क्षेत्रों में मुस्लिम ज़्यादा थे उनको बनाया गया पाकिस्तान, हिंदू ज़्यादा थे उनको बनाया गया इंडिया। तो इस प्रकार धार्मिक बहुसंख्या के आधार पर ये विभाजन किया गया। मुसलमानों की जनसंख्या के आधार पर पाकिस्तान में 2 इलाके शामिल होने थे, पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान। पश्चिमी पाकिस्तान जो आज वर्तमान में पाकिस्तान है, और पूर्वी पाकिस्तान जो वर्तमान में बांग्लादेश है। पहले ये दोनों पाकिस्तान ही थे, और इनके बीच में क्या था? इंडिया था, क्योंकि इन दोनों क्षेत्रों में क्या थे? मुस्लिम्स ज़्यादा थे, और बीच में जो भारतीय भूभाग था वहाँ हिंदू ज़्यादा थे। तो इस प्रकार से ये 2 देश बन गए। मुस्लिम बहुल प्रत्येक इलाका पाकिस्तान में जाने को राजी नहीं था। ये जरूरी नहीं था कि जिस क्षेत्र में मुसलमानों की संख्या ज़्यादा है वो पाकिस्तान में जाने पर
सहमत हों। जैसे कि ये पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत के नेता थे अब्दुल गफ्फार खान, इन्हें सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। वे नहीं चाहते थे कि उनका ये जो पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, उनका उसमें पाकिस्तान में शामिल किया जाए। वे इसके लिए सहमत नहीं थे, वे द्विराष्ट्र सिद्धांत के एकदम खिलाफ थे। लेकिन उनकी बात की कोई सुनवाई नहीं हुई और उनका जो इलाका था उसे क्या किया गया, पाकिस्तान में शामिल कर लिया गया। ब्रिटिश इंडिया के मुस्लिम बहुल प्रांत पंजाब और बंगाल में अनेक हिस्से बहुसंख्यक गैर मुस्लिम आबादी वाले थे। यानी कि जो पंजाब प्रांत और बंगाल प्रांत थे वहाँ बहुत सारे हिस्से क्या थे, गैर मुस्लिम आबादी वाले थे, लेकिन इन्हें पाकिस्तान में शामिल किया गया था। तो ऐसे में इन प्रांतों का बंटवारा किस प्रकार से किया जाए, तो इनका बंटवारा धार्मिक बहुसंख्या के आधार पर जिले या उससे निचले स्तर के प्रशासनिक हलके को आधार बनाकर किया गया। यानी कि जिन क्षेत्रों में गैर मुस्लिम आबादी थी वहाँ अलग जिले बना दिए गए उन धार्मिक बहुसंख्यकों के लिए। और यह विभाजन केवल धर्म के आधार पर हुआ था, इसलिए दोनों ओर के अल्पसंख्यक बड़े असमंजस में थे कि उनका क्या होगा, कल से वो भारत के नागरिक होंगे या पाकिस्तान के। अब जैसे ये बन गए पाकिस्तान और इंडिया, लेकिन यहाँ कुछ मुस्लिम रह रहे थे, ये यहाँ अल्पसंख्यक रह गए, और यहाँ कुछ हिंदू रह रहे थे तो ये यहाँ अल्पसंख्यक रह गए। तो इन लोगों के लिए ये बड़े ही असमंजस की स्थिति थी कि अब उनका भविष्य क्या होगा। विभाजन से क्या मुख्य समस्याएं सामने आई। विभाजन की योजना में यह नहीं कहा गया कि दोनों भागों से अल्पसंख्यकों का भी विस्थापन होगा। अभी हमने डिस्कस किया कि जो अल्पसंख्यक थे उनके सामने ये समस्या थी कि उनका भविष्य क्या होगा, वे भारत में जाएंगे या पाकिस्तान में। तो यह पहले निर्णय लिया ही नहीं गया कि अल्पसंख्यकों का विस्थापन भी होगा, और मजबूरन उन्हें विस्थापित होना पड़ा क्योंकि अल्पसंख्यकों पर हमले होने लगे। जो हिंदू अल्पसंख्यक पाकिस्तान में रह गए थे उन पर मुस्लिमों ने हमले किए, और जो इंडिया में मुस्लिम रह गए उन पर हिंदुओं ने हमले किए। तो इस वजह से मजबूरन उनका विस्थापन हुआ। और विभाजन से ही पहले ही दोनों देशों के बंटने वाले इलाकों में हिंदू मुस्लिम दंगे भड़क उठे। पश्चिमी पंजाब में रहने वाले अल्पसंख्यक गैर मुस्लिम लोगों को अपना घर बार जमीन जायदाद छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से पूर्वी पंजाब या भारत आना पड़ा, और इसी प्रकार मुसलमानों को पाकिस्तान जाना पड़ा। तो इस प्रकार बड़ी संख्या में विस्थापन हुआ। विभाजन की प्रक्रिया में भारत की भूमि का ही बंटवारा नहीं हुआ, बल्कि भारत की संपदा का, धन संपत्ति का भी बंटवारा हुआ। जो प्रशासनिक मशीनरी थी, कार्यालयों के जो सामान थे, मशीनें, टाइपराइटर्स, उनका भी बंटवारा हुआ। आज़ादी और विभाजन के कारण भारत को विरासत के रूप में शरणार्थियों के पुनर्वास की समस्या मिली। अब लाखों की संख्या में शरणार्थी भारत आ रहे थे, तो उनके पुनर्वास का प्रबंध सरकार को ही करना था। तो आज़ादी और विभाजन के साथ साथ भारत को एक और चुनौती क्या मिली, शरणार्थियों के पुनर्वास की चुनौती मिली। इनके साथ ही लोगों के पुनर्वास को बड़े ही संयम ढंग से व्यावहारिक रूप प्रदान किया गया, और शरणार्थियों के पुनर्वास के लिए सबसे पहले एक पुनर्वास मंत्रालय बनाया गया। तो सरकार ने इस चुनौती को बहुत ही हम कह सकते हैं सकारात्मक ढंग से लिया और इस पर कार्रवाई शुरू की। पुनर्वास मंत्रालय, रिहैबिलिटेशन मिनिस्ट्री बना करके इस चुनौती पर सरकार ने कार्य शुरू किया। विभाजन के परिणाम क्या निकले। लोगों को मजबूर होकर अपना घर छोड़कर सीमा पार जाना पड़ा। रातों रात लोगों को अपना घर बार छोड़ देना पड़ा। बड़े स्तर पर हिंसा का शिकार होना पड़ा। हिंदुओं ने मुस्लिमों पर, मुस्लिमों ने हिंदुओं पर हमले किए। अमृतसर और कोलकाता में सांप्रदायिक दंगे हुई, धर्म के आधार पर मारकाट हुई। लोगों को मजबूरन शरणार्थी शिविरों में रहना पड़ा। औरतों को अगवा किया गया, जबरन शादी करनी पड़ी, धर्म बदलना पड़ा। तो ये जो इस तरीके का सिनेरियो है, एक फिल्म है गदर, उसमें ये सारी समस्याएं दिखाई गई है कि किस प्रकार से लोगों को तुरंत अपने घर बारों को छोड़कर जाना पड़ा। फिल्म में दिखाया गया कि ट्रेन में कैसे लाखों की संख्या में लोग छतों पर बैठकर जा रहे हैं, पैदल भी जा रहे हैं, और जो महिलाएं हैं
उनसे दूसरे धर्म के पुरुषों ने ज़बरदस्ती शादियां की। उनके परिवार के लोगों ने भी उनको जानबूझकर मार दिया ताकि उनके परिवार की इज्जत बची रहे। कई मामलों में लोगों ने परिवार की इज्जत बचाने के लिए खुद घर की बहू बेटियों को उन्होंने जहर दे करके मार डाला। और वित्तीय संपदा के साथ साथ, यानी कि पैसे का तो बंटवारा हुआ ही दोनों देशों में, रिवेन्यू का, इसके साथ साथ टेबल कुर्सी, टाइपराइटर और पुलिस के जो कर्मचारी थे उनका भी बंटवारा हुआ। 80 लाख लोगों को अपना जो घर बार छोड़ करके सीमा पार आना पड़ा, और 5 से लगभग 10 लाख लोग, इसके बारे में कोई उचित मतलब ऑथेंटिक आंकड़ा नहीं है, लेकिन अनुमान लगाया जाता है कि इतने लोगों की उस समय मृत्यु हो गई थी विभाजन के कारण।